नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें वास्तविक संख्या के बारे में हम पहले जान लेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो हमें इसके बारे में जानने की काफ़ी जरूरत है कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होती है, इससे रिलेटेड इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। आखिर ये वास्तविक संख्या होती क्या है, इसको हम अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो हमको चैप्टर पढ़ने में मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। जब चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या तो जाहिर सी बात है हमें इसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़नी होगी। तो सबसे पहले उसका डिफिनीशंस और कहने का मतलब है आखिर ये वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण। तो चलिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो वास्तविक संख्या जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ये एक संख्या की प्रकार होती है। यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है यह एक नंबर की प्रकार है। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत नंबर लाइन जो होती है ना, जो नंबर लाइन होती है, इसमें बहुत सारे संख्याओं को हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे जितने भी संख्या हैं वास्तविक संख्या हैं, इस पे हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे हम जीरो, नंबर लाइन क्या होती है, जैसे इसका मतलब संख्या रेखा कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, संख्या रेखा या नंबर लाइन भी इसको कहते हैं। तो अगर मानते हैं यहाँ पे देखें बीच में जीरो होता है, आपका इधर पॉजिटिव मतलब नंबर आने लगता है, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 2 3। अगर इधर देखा जाए तो इधर -1 -2। कहने का मतलब है अगर यहाँ से देखा जाए 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में भी देखा जाएगा ना, तो काफी सारे नंबर्स आ जाएंगे। हम एक नंबर बनाते हैं, इसको थोड़ा जूम करके, मतलब इसको थोड़ा फैला के, अगर यहाँ मानते हैं 0 मान लेते हैं, मतलब इसके बीच में बहुत सारे नंबर यहाँ पे आते रहेंगे, बहुत छोटे छोटे नंबर आते रहेंगे, बहुत छोटे छोटे नंबर। बोला जाएगा कि 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या होती है, कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो अनगिनत। मतलब इसमें बहुत सारे, कहने का मतलब अनंत संख्याएं हो सकती है, यहाँ पे अनंत संख्याएं हो सकती है। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। और अब देखा जाएगा तो इसमें अगर यहाँ पे जाएगा 0.1, इसमें 0.2 हो जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर अगर यहाँ से फिर 0 और 0.1 के बीच में अगर जूम करके देखा जाए तो फिर यहाँ से भी वही डिफिनेशन आएगा। यहाँ पे अगर मानते हैं, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपका 0.1 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01, यहाँ 0.02, ऐसे करते करते यहाँ पे 0.09 आ जाएगा, फिर वहाँ पे 0.010। कहने का मतलब यहाँ 0.01 हो गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारे नंबर ऐसे करते रह जाए। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, डेट इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितने भी यहाँ पे नंबर हम दर्शा सकते हैं, जितने भी नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सभी रियल नंबर होंगे। तो इस बात पे हमको काफी गौर करना आवश्यक है कि आप बस ये नहीं कहते संख्या रेखा पर बस यही पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर है पूर्णांक के रूप में, तो ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है ऐसे इस रूप में, जब जो मतलब दशमलव फॉर्म में नहीं है, दैट इज कॉल्ड, ये पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक हो गया, इंटीजर्स हो गया। और अगर यहाँ पे हम देखें, अगर इस सब के भी छोटा छोटा नंबर, दशमलव वाला भी नंबर ले लिया जाए, तो इन सब को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। अगर वास्तविक संख्या के प्रकार के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 टाइप का होता है वास्तविक संख्या। कौन कौन? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्या, एक हो गया रेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या इसका प्रकार होता है, मतलब इन दोनों को मिलाकर संख्या जो बनता है दैट इज कॉल्ड वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से हमको ये समझ आया कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है इस आधार पे। तो चलिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, ये परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब हमको देखना पड़ेगा ये परिमेय संख्या आखिर होती क्या है और अपरिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या अगर डिफिनेशन के आधार पर देखें तो परिमेय संख्या होती है जिसके P/Q के रूप में लिखा जा सके। कहने का मतलब जिसमें अंश और हर, मतलब ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर, मतलब जिसे भिन्न में लिखा जा सके, दैट इज कॉल्ड परिमेय संख्या। और मतलब इसमें भी नीचे Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा मतलब 5/7, 6/8, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पे 5/0 आ गया। और यहाँ पे 5/0 आ जाता है तो ये अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि इसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया है, ये अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाएगी। और यहाँ पे मतलब ये जो है ना, ये डिफिनेशन हो गई, और ये क्राइटेरिया जो है इसको फुलफिल करके आपको बनानी है। मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो होती है ना अनडिफाइंड सिचुएशन होती है, अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाती है। ऐसा सिचुएशन ना बने, और ऐसा सिचुएशन जहां भी देखिएगा वहां पे अनडिफाइंड आप कर सकते हैं। अगर हम फिर यहाँ पे देखें तो जस्ट इसका विपरीत होता है इसका डिफिनेशन। क्या हो गया,
तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, मतलब इसको भी P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं। कहने का मतलब है इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसका है तो इसका P बटा Q के रूप में, मतलब इसे अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड अपरिमेय संख्या। अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे भी मतलब Q की जगह पर 0, मतलब कहीं भी Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यही इसका डिफिनेशन हो गया। तो अगर हम एग्जाम्पल के आधार पे बात करें तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? अगर हम यहाँ पे अगर मानते हैं 2 मान लें, यस ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है, तो ये भी अंश और हर के रूप में हो गया, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कह देते हैं। यहाँ पे भी Q की जगह मतलब 0 नहीं है, मतलब नीचे 0 नहीं है, 1 है कह सकते हैं। और यहाँ पे 0 दिया रहे तो ये 0 भी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे भी हम 1 कर सकते हैं, मतलब 0 में भी हम 1 से भागा कर सकते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब ऊपर 0 हो ना हो उससे कोई बात नहीं है, नीचे कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, जो कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या में अगर देखा जाए तो √3 हो जाएगी, मतलब √5 हो जाएगी, मतलब इसको पाई भी हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या इसे देख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कभी ये मतलब P बटा Q के रूप में आपको नहीं लिखा जाएगा। और अगर हम इस प्रकार से हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या खत्म होती है, बस आपको इतना ही जानना है। अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमको बात करनी है वास्तविक संख्या में। आखिर हमने अभी पढ़ा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, इसमें क्या क्या मतलब इसके टाइप्स हैं, और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका मतलब इसका क्या डेफिनेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज होती है और क्या है इसके बारे में, मतलब आपको अभी हमने सब बता दिया। जो इसके बारे में जितना जानकारी रहना चाहिए आपको उतना मैंने दे दिया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कि इस चैप्टर में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को एक हम मतलब बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में एक थ्योरम आती है जिसका नाम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जिसका नाम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, लेकिन यूक्लिड प्रमेयिका भी कह देते हैं इसको, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसका नाम है, एक अलग से, मतलब प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए। अगर हम यहाँ पे देखें कि यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिकी क्या होती है, तो यूक्लिड साहब थे ना, इन्होंने एक विभाजन का थ्योरम दिया, मतलब विभाजन नियम एक है, मतलब आप जानते होंगे विभाजन नियम। विभाजन नियम आप जानते होंगे क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये विभाजन नियम होता है। इसी को यूक्लिड साहब ने, इसको इंग्लिश में उन्होंने बता दिया भाज्य, मतलब जो इसको ए टर्म दे दिया और बराबर का यहाँ पे बराबर आपका हो गया, और यहाँ पे भाजक को आपका बी बना दिया, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई दे दिया, यहाँ पे भागफल को आपका क्यू दे दिया, और प्लस का प्लस दे दिया, और शेषफल का आर दे दिया। आई मीन कहने का मतलब ये रिमाइंडर हो गया, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उन्होंने यही टर्म दे दिया। हमारे यूक्लिड साहब थे इन्होंने ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके एक टर्म दे दिया इसी नियम के आधार पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही हो गया। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद रखिएगा क्योंकि आप एग्जाम भी दीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव टर्म में ये भी पूछ दिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होती क्या है। कुछ नहीं है, बस यही विभाजन नियम है, और यही नियम मतलब यही नियम को उन्होंने ए बी के टर्म में दे दिया। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर ये नियम होती क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ये नियम को, किसी भी टर्म में अगर मानते हैं 5 में आप 2 से भाग देते हैं तो आपका क्या टर्म आएगी। 5 में अगर 2 से भाग देते हैं तो आपका जो है 2 मरतबे लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा शेष हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है। अब यही जो है ना, अब इसको मानते हैं हमको चेक करना है आखिर ये सही बना है कि गलत बना है, रूल पे काम करना है। अगर मानते हैं इस रूल पे अगर इसका आंसर सही आ गया, दोनों तरफ बराबर मतलब इक्वल साइन है, अगर दोनों तरफ इक्वली आ गया तो समझ जाइएगा अगर ये भाग सही बना है। अगर इक्वली नहीं आया समझिए भाग गलत बना है। तो किस प्रकार से अगर भाज्य देखा जाए तो भाज्य क्या होती है, भाज्य टर्म ये होती है। भाजक क्या होती है, ये होती है भाज्य। भाजक क्या होती है, भाजक दैट इज होती है भाजक, और जो भाग देने पे आता है दैट इज कॉल्ड भागफल, और जो ये होता है शेषफल। अब यही अगर इस पे देखा जाए तो यही चीज, और भाज्य कितना है, भाज्य है 5, इक्वल है, इक्वल यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे और फिर भाजक है, भाजक कितना है 2, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पे दे दिया, भागफल है, भागफल यहाँ पे 2 है,
ओके, प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए। शेषफल है, यहाँ पे शेषफल कितना है 1 है, दे दिए बस। यहाँ पे 5 का 5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इक्वल का इक्वल टू साइन हो गया, 2 दूना 4 प्लस 1, 4 1 दैट इज 5 बराबर 5, मतलब दोनों तरफ इक्वली आ गया। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि हमारा जो भाग बना है ये सही बना है। हमारा जो हमने जो डिवीजन किया है यहाँ पे हमने बिल्कुल सही टर्म में किया है। अब यही चीज को बस हमारे यूक्लिड साहब ने बस बता दिया। क्या बता दिया? तो यहाँ पे जो भाज्य है इसको उन्होंने आप एक नाम दे दिया, और जो हमारा भाजक है इसको उन्होंने बी कह दिया, बी का नाम दे दिया। और यहाँ पे भागफल उन्होंने इनको क्यू कह दिया, और यहाँ पे शेषफल इन्होंने उनको आर कह दिया, और इसी नियम पे बना दिया। कहने का मतलब है उन्होंने क्या किया, तो इसमें ए में बी से भागा देकर यहाँ पे क्यू जो भागफल आया क्यू बना दिया, और जो कहने का मतलब जो शेषफल आया उसको आर कह दिया। और यही जो नियम दे दिया दैट इज कॉल्ड यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। ये कोई हवाबाजी नहीं है, बस यही चीज का थोड़ा इंग्लिश टर्म में दे दिया है, ये वही है, चीज यही है, बस इसका नाम अलग से दे दिया है। मतलब ये जो भाज्य है इसको ए बोल दिया है, और जो भाजक है इसको बी, और इसको क्यू, और इसको आर, चीज यही है, बस ए बी क्यू आर के टर्म में है। तो मेरे ख्याल से हमने यूक्लिड विभाजन को अच्छे नियम से जान लिया है। अब आपको शायद इस परिमेय में दिक्कत नहीं होगी। आप जब चैप्टर बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो इसी से स्टार्ट करना है। आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन इसी से है। इसी से आपको जो एचसीएफ का है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसी नियम पे ज्ञात करनी है। तो आपने तो ये जान लिया आखिर ये यूक्लिड नियम होती क्या है, वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या कितने टाइप होते हैं, आखिर ये टाइप होते कौन कौन से हैं, इतने तो आपका कवर हो गया। मतलब इसके बाद से हम वो वाला मतलब चैप्टर का जो क्वेश्चंस है वो कराना स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ कराई जाएंगी, और सभी क्वेश्चन को एक नियम के आधार पे मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को एक पैटर्न वाइज कॉन्सेप्चुअल वाइज मतलब क्वेश्चंस कराई जाएंगी, जो इससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए अगर एक ही टर्म्स में देखिए क्वेश्चन कभी भी एक टर्म में नहीं आती है, अलग अलग टर्म में हमेशा बदलती रहती है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है जो किताब में क्वेश्चन है वही आएगी। अगर मानते हैं भाषा भी थोड़ा चेंज हो सकता है, और भाषा चेंज अगर आपका कॉन्सेप्ट टाइट रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने मतलब आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर रहेगी ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कितना भी मतलब डाटा अलग चेंज कितना भी क्यों ना कर दे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को काफी मतलब अच्छे से कर सकते हैं, काफी मतलब मजे में कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से तो हमने आज इतने सारी बातों को पे कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को काफी अच्छे से और काफी एक्सप्लेन के साथ बनाना स्टार्ट करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।